में ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि यह जो पूरा कालखंड है, यह आंदोलन का कालखंड है और यहाँ पे संघर्ष निरंतर जारी रहती है। पहले दिन से जैसे ही कोई विशेष क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन होता है या किसी भी यूरोपीय शक्ति के अधीन होता है, उसी दिन से उस क्षेत्र में उसके विरोध में जो आवाज़ उठने बुलंद हो जाते हैं और लोग प्रयास करने लगते हैं कि कैसे उनको यहाँ से बाहर किया जाए। तो एक तो ये इसका फाउंडेशनल बैकग्राउंड है कि हम इसकी आंदोलन की बात कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे हम ये अपनी बात को मजबूत करने के लिए रख रहे हैं कि भारत कभी भी अंग्रेजों का गुलाम या उनके अधीन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि जिस दिन से कोई भी क्षेत्र उनके अधीन आया, उसी दिन से वहां पर संघर्ष प्रारंभ हो गए। तो ये अधीनता तो तब स्वीकार की जा सकती है जब आप उनके सामने घुटने टेक दें, हथियार डाल दें, विरोध के स्वर बुलंद होने बंद हो जाएं, या संप्रभु के प्रति समर्पण निर्विरोध एवं निर्विवाद हो जाए, जैसा कभी भी हमें देखने को नहीं मिलता है। दूसरा जो इसमें बैकग्राउंड है, उसमें अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक पॉपुलर हिस्टोरियन हुए इंडिया में आरसी मजुमदार, उन्होंने उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर कि यह जो संग्राम था यह न तो पहला था। अब ये जो छोटा सा कोट है कि न तो पहला था, उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया, उसकी व्याख्या की गई, और उसका जो मूल तत्व था उसको कहीं ना कहीं हमने खो दिया। अगर आप उस पूरे उनके एडिशन को पढ़ेंगे और समझेंगे तो वहां हमने देखा कि उन्होंने ये कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं थी जबकि भारतीय युवा जो ब्रिटिश सेना के हिस्सा थे उन्होंने विरोध किया हो। यह घटना इसके पूर्व भी हमें देखने को मिलती है। तो मेरा जो ये रिसर्च है ये इस पे बेस्ड है कि जो 200 साल का जो कालखंड है, इसमें आप दूसरा हिस्सा जो है 1857 के संग्राम के बाद आप देखेंगे कि वहां पे उनके पैर धीरे धीरे उखड़ने शुरू हो जाते हैं। परंतु मैंने यहाँ पे यह अध्ययन किया है कि वह कौन से कारण थे, कौन से तत्व थे जिनकी वजह से अंग्रेजी सत्ता यहाँ पर आसीन हो सकी या यहाँ पे मजबूत स्थिति में आ सकी। उसके पीछे के जो कारण है उन पर अगर हम बात करें तो एक 10 साल का एक टाइम पीरियड है, उसे हमें बहुत ही गंभीरता से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यह 9 साल या 10 साल का कह लें आप समय है। यह 1757 से लेके 1757 से लेके 1765 तक का समय था। ये 9 साल का जो समय है, इसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो आप कह सकते हैं उसमें कुछ डिवाइन कुछ दैवीय भी घटनाएं थी जिसकी वजह से ये सारा जो कंडीशन था ये चेंज हो गया। ये कौन सी घटनाएं थी मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो 1757 में आप देखते हैं कि प्लासी में कहीं ना कहीं अंग्रेजों को सफलता मिलती है। एक साल के बाद 58 के बाद 59 में 1759 में भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास जो डच शक्ति होती है उसके ऊपर अंग्रेजों को बेदर के युद्ध में, बेदरा कहते हैं कई बार उसको, बेदरा के युद्ध में उन्हें सफलता मिलती है। अगले ही साल 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है जहां पे कि फ्रेंच शक्ति जो है वो बहुत ही कमजोर हो जाती है और मान के चलिए कि भारत में बहुत ही सीमित हो जाती है। उसके अगले साल 1761 में आप देखते हैं कि मराठा अफगानों से उलझ जाने की वजह से अपनी जो उनकी संप्रभुता थी उसको कहीं ना कहीं कमजोर कर लेते हैं और फिर वो दोबारा उस तरीके से नहीं आ पाते हैं। यह इतिहास का एक विश्लेषण है, इसके अपने अलग अलग व्याख्याएं भी हो सकती हैं, यह हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो अगली इसमें कड़ी है वो है 1764 का आपका उसका बक्सर का युद्ध। तो 1764 में जब बक्सर में आप देखते हैं कि अंग्रेजों को फिर से सफलता मिलती है, उसके बाद 65 में इलाहाबाद की संधि होती है। 2 संधियां होती हैं, अवध के नवाब के साथ और मुगल साम्राज्य के जो अंतिम शासक होते हैं उनके साथ। तो इन 2 संधियों के साथ ही कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सत्ता है, जो कंपनी की सत्ता है, वो यहाँ पे मजबूत हो जाती है। तो यह हमारे इतिहास के, मुझसे कई बार पूछा जाता है कि अगर आपके हिसाब से सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हिस्ट्री में कौन सा हुआ, तो मैं तो इसको ही मानता हूं क्योंकि यह 10 साल ऐसे थे जिसने अगले 200 साल की भारत की जो यात्रा है उसको कहीं ना कहीं निर्धारित किया। ऐसा पीछे हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये हमारे कुछ फाउंडेशनल हाइपोथेसिस हैं जिसके आधार पर ये रिसर्च बेस्ड है, जिसमें पहला है कि हम इसे आंदोलन मानते हैं क्योंकि यह निरंतर संघर्ष था, इसमें कहीं कभी भी भारत अधीन नहीं हुआ, गुलाम नहीं हुआ। हाँ, उसकी जो पॉलिटिकल या जो पॉलिसी बेस्ड अप्रोच थे वो कहीं ना कहीं गुलाम हुए, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में भारत ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके साथ हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं कि चूंकि मेरा विषय है कि 1857 से पहले जो यूरोपियन आर्मी थी जिसमें भारत के लोग काम करते थे सेना में, सिपाही के रूप में या अर्दली के रूप में या अन्य पदों पे, उनके द्वारा जो विद्रोह किए गए, उनके द्वारा जो उनका विरोध किया गया, वह कई बार जो था वो कई बार बलपूर्वक भी था और कई बार पैसिव भी था। तो अनेक तरीकों से उन्होंने विद्रोह किया, उसमें कौन से प्रमुख विद्रोह थे उनको स्टडी करना। और आप देखेंगे कि जब अंत में जब अंग्रेजी सत्ता यहाँ से जाने लगती है, उस समय भी कहीं ना कहीं जो म्यूटिनी जो आर्मी की होती है, नेवल की होती है और एयरफोर्स की होती है, उसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पे धक्का लगता है। आईएनए का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। तो ये जो अंतिम दशक है, अंतिम उनका जो दशक है भारत में, जो
पांचवा दशक है 20वीं शताब्दी का, उसमें भी आप देखते हैं कि आर्मी ने बहुत ही मेन रोल प्ले किया। जो नेवल फोर्स थी, जो एयरफोर्स थी और जो नेशनल आर्मी थी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि 1857 से पहले भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से उनको उनको स्टेबल होने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वो स्टेबल नहीं हो सके। आप जानते हैं कि 1857 में कंपनी का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश ताज के पास जो क्राउन के पास जो है वो शासन चला गया था, इसी वजह से क्योंकि वो अपने पिछले 100 साल के कार्यों में प्रगति, उस तरह की प्रगति को नहीं दिखा सके थे, भारतीयों का यूरोपीकरण नहीं कर सके थे, जिसमें एक उनका जो कन्वर्जन का जो था पॉलिसी, उसमें भी वो काफी हद तक यहाँ पे फेल रहे थे। थोड़ा सा यहाँ पे हम जो सैन्य संरचना है उसके विषय में यहाँ पे हम बात कर लेंगे तो हमें आगे समझने में आसानी होगी कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो वेबसाइट है उसको अगर आप खंगालें तो वहाँ देखते हैं कि 2 ऐसे गवर्नर जनरल हुए भारत में जिनके समय में हमें उन्हें कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। और वो 2 जो खुशकिस्मत लोग थे वो थे वेलेस्ली और हेस्टिंग्स। वेलेस्ली वो थे जिन्होंने सहायक संधि प्रारंभ की और हेस्टिंग्स वो थे जिन्होंने मराठों को तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में उन्होंने कहीं ना कहीं उनको धक्का लगा, उनको कमजोर किया। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश आर्मी है वहां पे एक आर्टिकल ऑफ वॉर करके रूल्स उनके होते थे और भारत के सेना को भी उसी के अधीन किया गया और लंबे समय तक ये उसके अधीन काम करती रही। क्योंकि 3 प्रांत थे उनके, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तो वहां तीनों जगह पे सेनाएं स्थापित की गई। सबसे पहले आप देखेंगे मद्रास में मद्रास नेटिव इन्फेंट्री के नाम से जो सेना का गठन होता है। उसके बाद थोड़े दिनों बाद 1757 के आसपास बंगाल में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का भी की स्थापना की जाती है, जिसे लाल पलटन या रेड रेजिमेंट के नाम से जाना जाता था। और ये जो सेना गठित हुई थी यह कहीं ना कहीं उसी आर्टिकल ऑफ वॉर और म्यूटिनी एक्ट होता था उसके आधार पर काम करती थी इंडिया में। उनके रेगुलेशन जो थे वो वहीं से कैरी हुए थे। अच्छा, अब ये जो मद्रास की सेना थी और बॉम्बे की सेना थी वो बंगाल की तरह पॉपुलर नहीं हो सकी और इसी वजह से इस शोध पत्र में कहीं ना कहीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के विशेष संदर्भ में की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो था वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ और सिंध तक जो उनका ग्रेट गेम जो आप जानते हैं जो उनका पार्ट था, उसमें जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था वहां तक उन्होंने बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का इस्तेमाल किया। तो इस वजह से बहुत जल्दी स्थापित हुई, बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गई और इसमें बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। तो इसलिए इस वजह से हम इसमें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के विशेष संदर्भ में हम बात करेंगे। इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि जो बाकी इन्फेंट्रीज थी उनमें इस तरह की घटनाएं नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हम देखते हैं कि जो सेना का गठन हुआ था उसमें जो लोग रिक्रूट होते थे वो उनका बैकग्राउंड क्या होता था, उसके पीछे की वजह क्या होती थी। इसमें आप देखेंगे कि उच्च अधिकारी जो उनके होते थे वो तो अंग्रेज ही होते थे और 1789 में कार्नवालिस का हमें डिटेल मिलता है जिसके हिसाब से लगभग 57,000 इंडियंस वर एम्प्लॉयड इन द बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, आउट ऑफ विच 24,000 बंगाल में, 24,000 मद्रास में और 9,000 बॉम्बे में इंडियंस थे जो ब्रिटिश आर्मी के लिए काम कर रहे थे। 57,000। तो इनका रिक्रूटमेंट कैसे होता था, उसकी क्राइटेरियाज क्या थे, इस पर थोड़ी सी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि एक रॉबर्ट ओरम करके एक साइंटिस्ट कम हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने बताया कि जो इनकी पॉलिसी होती थी उसमें होता था कि जो गेहूं उत्पादन वाले क्षेत्र के लोग हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी गई आर्मी में रिक्रूट होने के लिए। दूसरी चीज थी कि एक हाइट फिक्स किया गया कि इस कद के से ऊपर के जो लोग होंगे उनको ही हमें इसमें रिक्रूट करना है। और ये जो गेहूं का तर्क है उसके पीछे रॉबर्ट ऑर्मेन कहते हैं कि गेहूं के उपज क्षेत्र के लोगों की शारीरिक संरचना व क्षमता चावल के उपज वाले क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा अधिक होती है और इसीलिए ऐसा किया गया। तो यह एक हाइपोथेसिस था उनका कि जो चावल खाने वाले क्षेत्र के लोग हैं वो उनसे कमतर हैं जो कि गेहूं खाते हैं। तो ये एक उन्होंने अपने रिक्रूटमेंट पॉलिसी में एक अप्रोच रखा था। दूसरा एक हाइट था और तीसरी बात थी कि वो कहीं ना कहीं आप जो फिजिकल स्ट्रक्चर है आपका उसको कहीं ना कहीं फॉलो करते थे। और इसी आधार पे जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उसमें अवध के और बक्सर के 2 जगह के लोग ज्यादा नियुक्त किए गए। इसका एग्जाम्पल यहां से हमें मिलता है कि बक्सर जो इलाका है जो आज उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में है, बनारस के आसपास, हालांकि बिहार स्टेट में आज है वो एडमिनिस्ट्रेशन उसका, लेकिन ये जो रीजन था पूरा गाजीपुर का और बनारस का और बक्सर का, यहां से लोग बहुत ज्यादा रिक्रूट किए गए। और इतनी रिक्रूटमेंट यहां से हुई कि जो बंदूकची एक पद होता था उसमें इंपॉर्टेंट गनमैन जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होता था उसका नाम ही बक्सर ही कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र से लोग इस तरह से रिक्रूट हुए बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में कि पद का नाम ही बंदूकची जो होते थे उनको बक्सर ही कहा जाता था लंबे समय तक। चलिए, ये तो पारंपरिक जो समाज का जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा है। यहाँ पे थोड़े से फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर लूं कि जब आप देखते हैं कि 1796 में 57,000 इंडियन वर एम्प्लॉयड ओवर देयर, तो ये कोर्स ऑफ टाइम में कितना बदला और क्या इसके पीछे की क्या लॉजिक, क्या तर्क रहे।
अनडाउटेडली 1857 का जो इवेंट है उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था और उन्हें सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 1857 में जो टोटल आर्मी का स्ट्रेंथ है वो है 2,77,746, 2,77,746, आउट ऑफ विच जिसमें से 24,363 जो लोग हैं वो यूरोपियन है। यह लगभग लगभग 9% के आसपास है। तो हर 10 में से एक सिपाही जो था वो यूरोपियन था 1857 से पहले। जब बाद में आप देखेंगे इसी डाटा को, इसी डिटेल को, तो आप देखेंगे 1879 में जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कम करके 2 लाख कर दिया गया है, क्योंकि अब वो जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी उसको कहीं ना कहीं धक्का लगा है और वो चीजें कम हुई हैं। साथ ही इसमें 65,000 के आसपास जो लोग हैं वो यूरोपियन है। मतलब ये परसेंटेज अब लगभग 32 या 32.5% के आसपास हो गया है और यही एक उनका पॉलिसी था कि 2:1 का रेशियो हमारा मेंटेन होना चाहिए। फिर आगे एक लगभग 25-30 सालों के बाद अगर हम डाटा देखें तो वहां पे हम देखते हैं कि ये 1928 का डाटा है, 50 साल के बाद, कि 2,31,511 आर्मी मैन हैं, जिसमें से 68,000 लगभग 29% लोग जो है वो यूरोपियन है। तो ये आप इस स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं कि किस तरह से ये चीजें बदली, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो 57 की घटना हुई उसमें उसका मुख्य वजह यह है कि अंग्रेज अधिकारी जो थे और जो सिपाही थे वो अनुपातिक रूप से कम थे। तो इसको ठीक करने के लिए उन्होंने ये काम किया। अच्छा, इसमें एक दो बातें और हमें जोड़नी होंगी कि भारतीयों को जब उन्होंने सेना में रिक्रूट किया तो उनको एक ये भी डर लगा रहता था, क्योंकि उस समय यूरोपियंस खुद में भी क्लैश कर रहे थे, तो कि ये भी डर होता था कि आप इन्हें किसी ऐसे डिसीजनल पोस्ट पे अगर बिठा दें या उनको डिसीजन मेकिंग सिखा दें, लीडरशिप क्वालिटी सिखा दें, कुछ जो उनके वेपन्स हैं उनको ऑपरेट करना सिखा दें, तो हो सकता है कि कल जो अपोजिशन जो जो पावर है या जो भारतीय जो सत्ता, जो यहाँ पे जो रीजनल पावर्स हैं, कहीं वो उनके साथ में हो जाए और ये उनके लिए एक विरोध का जो है कहीं ना कहीं काम करता। तो पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रस्ट वाज प्रिवेल्ड ओवर देयर। तो कहीं ना कहीं मन में एक उनकी भावना हमेशा डर रहती थी कि जो लोग हैं ये हमारे साथ नहीं आएंगे, और ये निरंतर जारी रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों ने एक्टिव और समटाइम्स पैसिव रेजिस्टेंस कंटिन्यू करता रहा। कई बार जो ये जो रेजिस्टेंस थे, इसके जो पक्ष थे, उसमें ये भी था कि कई बार तो वो सामान्य रूप से जो भत्ता मिलता था उनको या जो उनको सैलरी मिलती थी उसकी वजह से करते थे, परंतु जो उसका रूट कॉज होता था वो कहीं ना कहीं उनके जो ट्रेडिशन, उनके जो रिचुअल्स, उनके जो कस्टम्स को जो मानने से जो रोका जाता था, जिसका निगेशन किया जाता था, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन था कि वो हर्ट होते थे और क्योंकि उनको रोका जाता था तो वो इस तरीके से रिएक्ट करते थे, रजिस्ट करते थे। लेकिन एक इंस्टेंट रीजन कई बार इस तरह के मॉनेटरी या कोई और पॉलिसी बेस्ड जो रीजन होते थे वो होते थे, परंतु उसके रूट में ये होता था। और इसको आप देखेंगे कि इवन आज की आर्मी में भी आप ये चीज देखेंगे कि जो कल्चरल अवेकनिंग है, कॉन्शियसनेस है, वो बहुत ही उनका रिच है। तो ये चीजें हमें वहां से लिगेसी देखने को मिलती है कि ये कल्चरली बहुत ही रिच थे। और ये आप इसको रिलीजियस ऑब्सेशन नहीं कह सकते, जैसा कई हिस्टोरियंस ने इस बात को कहा है कि वो दे वर रिलीजियसली ऑब्सेसिव, बट यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये ट्रेडिशनल और कल्चरल नेशनलिज्म का कहीं ना कहीं हमें सिंबल दिखाता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी क्रम में एक सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने उसमें लिखा है कि ब्रूस लेनमैन, वो कहते हैं कि 1779 में बंगाल सेना के वरिष्ठ रैंकों में एक बहस हुई थी कि क्या भारतीयों को तोपखाने के रूप में प्रशिक्षित करना बुद्धिमानी थी। डर यह था कि प्रशिक्षित तोपची कहीं देश की दूसरी शक्ति के पास न चले जाए। तो यह चीजें उनके मन में हमेशा डर बना हुआ था कि ऐसा ना हो। तो ये जो भावनात्मक प्रताड़ना थी वो कहीं ना कहीं ज्यादा उनको महंगी पड़ती थी, और इसमें जो लोग होते थे वो कई बार पैसिव रेजिस्टेंस के रूप में ये भी करते थे कि बस नौकरी छोड़ देते थे, उनके काम को हमेशा वो जो फोर्सफुल या इस तरह के मतलब हथियार उठा के विरोध नहीं करते थे, मात्र नौकरी छोड़ देना, वापस अपने घर आ जाना, काम छोड़ देना, यह भी एक विरोध का तरीका था जिसे हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो हम जब अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं तो सिर्फ हमारे वो सेनानी नहीं है जिन्होंने बंदूक लेके या डंडे से उनके साथ लड़ाई की, एक वह भी पक्ष था जिन्होंने उनको इस तरीके से हार्श किया कि जो उनकी ट्रेनिंग लेने के बाद, चूंकि उनकी 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 आइडेंटिटी को क्राइसिस में डाला गया, तो उन्होंने उस ट्रेनिंग के बावजूद उनके साथ देना छोड़ दिया और वो घर पे आके बैठ गए। तो हम समझ सकते हैं कि नलीफाई कर दिया उनकी आर्मी को कई बार लोगों ने, और बड़े ही बृहद स्तर पर किया। तो ये सारे हमारे जो बैकग्राउंड है, इसमें अगर हम बात करें तो कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जिनको भुलाया नहीं जा सकता, जिनको तवज्जो देना बहुत जरूरत है। उसमें ऐसे ऐसे नेपथ्य नायक हमारे हैं जिनके नाम तो हमें नहीं मिलते, लेकिन वो हमारे जो ट्रू विजनरीज वर देयर, सच्चे जो पथ प्रदर्शक हमारे थे वो हमें देखने को मिलते हैं। इस पे आगे हम अगर कुछ बात करें तो बात स्टार्ट कर सकते हैं इस विषय पे। इसमें देखिए कि कहीं ना कहीं नस्लीय श्रेष्ठता का दंभ जो था, यह जो एक एलिमेंट था, यह कहीं ना कहीं हमेशा
इस पूरे प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा कि जो अंग्रेजों के अंदर एक नस्लीय श्रेष्ठता का दम्भ था, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, जिसकी वजह से भारत के लोग हमेशा एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या आइडेंटिटी क्राइसिस की बात के रूप में उसको देखते थे। तो कई बार उनका जो टॉर्चर होता था वो निजी होता था, प्राइवेट अकेले में, या कई बार किसी इंडिविजुअल का किया जाता था। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि जो इमोशनल जो टॉर्चर है वो इस लेवल पे होता था कि अगर वो रिलीजन को या ट्रेडिशन को टच कर रहा है तो ये सारा का सारा सामूहिक हो जाता था और फिर मिल के ये विरोध किया जाता था। हालांकि इंडिविजुअल के विरोध के भी बहुत ही लंबे लिस्ट है हमारे पास। मंगल पांडे जैसे पता नहीं कितने स्वतंत्रता सेनानी इस देश में हुए, जिन्होंने एक बार तय कर लिया कि हमें विरोध करना है तो करना है, फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हमें इसके इसके रिपरकशन क्या क्या होंगे। उन्होंने एक बार अपनी जान की बाजी लगा दी कि ये गलत है और इसके विरोध में हमें खड़ा होना चाहिए। यह आज भी इंडियन आर्मी में आपको देखने को मिलेगा कि जो सत्य के लिए या सही के लिए, जस्टिस के लिए जो वो लड़ाई करते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉम्प्लेक्स कंडीशन में नहीं पाते हैं, वह हमेशा इस चीज़ पे फोकस रखते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ से उनकी लेगेसी है, वो मेंटेन है। ये बस मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को पीछे तक, और जो कुछ गलतियां हुई हैं व्याख्या में उनको मैं सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने विषय, जो मेरा विषय सीमित है वहां तक। अब कुछ घटनाएं जो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, उसमें पहला एक है सन 1764 की घटना। 1757 में आप समझ रहे हैं कि जो आप प्लासी की बात होती है, उसके बाद वहां पे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। इसके 6-7 साल के बाद 1764 में पहली ऐसी घटना होती है, जबकि आप देखेंगे कि एक बहुत ही आप हृदय विदारक कह सकते हैं कि यह घटना है और आपको रोमांचित कर देगा, आपके रोंगटे खड़ा कर देगा कि ऐसी भी घटना हो सकती है। यह घटना होती है बिहार के सारण जिले में। 1764 का समय है और यहाँ पे बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि हाइब्रिड सिचुएशन है, ट्रांजिशनल फेज है। यहाँ पे जो सम्राट है उस समय का, मुगल सम्राट जो है, वह अपनी गद्दी छोड़ के अवध में जाके बैठा हुआ है और वह अवध की सहायता से अंग्रेजों से लड़ना चाह रहा है। बंगाल के नवाब भी इसी प्रयास में है कि कैसे भी इन अंग्रेजों को यहाँ से बाहर किया जाए। इस समय में आप देखेंगे कि बंगाल के सारण में, सॉरी बिहार, उस समय बंगाल था, आज का बिहार है, तो बिहार के सारण में 24 सैनिकों के एक समूह ने, जो नवाब है, नवाब के समर्थन में, वो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही हैं, लेकिन उन्होंने बंगाल के नवाब के समर्थन में युद्ध करने का मन बना लिया। यह बात कैसे भी लीक होके वहां के जो रेजिमेंट का हेड था मुनरो के पास, हेक्टर मुनरो, उसके पास ये बात पहुंच गई। अच्छा, ये बात जब पहुंची उसके पास, ये 2000 सिपाही उनके पास थे, जिसमें से 24 लोगों ने ये विद्रोह किया था और वो थोड़े से ऊपर के पोजीशन पे थे। आपको ये भी जानना चाहिए कि 1857 से पहले जो नेटिव इन्फेंट्री होती थी उसमें भी काफी ऊपर के पद तक भारतीय लोग होते थे और मैक्सिमम 22 लोग हर बटालियन में अंग्रेज रिक्रूट किए जा सकते थे, यह प्रोविजन था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लोग थे ये बड़े बड़े पद पे थे, तोपची के पद पे थे, बंदूकची के पद पे, ये बड़े पद होते थे। अर्दली जैसे सिपाही जैसे छोटे पद भी होते थे, छोटे यानी कि रैंक जो उन्होंने बनाया था उसमें। तो बंदूकची और जो तोपची के पद पे कार्यरत थे, उन्होंने ये विरोध किया था और सारण में वो इकट्ठे हुए कि हम बंगाल के नवाब के साथ काम करेंगे। हेक्टर मुनरो को जानकारी मिली और हेक्टर मुनरो अपनी यूरोपीय जो इन्फेंट्री थी, यूरोपियन इन्फेंट्री थी, उसकी सेना को लेकर सारण पहुंच गया और सारण में इन 24 लोगों को ढूंढा गया, ढूंढ के इनके मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चलाने के बाद इनको तोप के मुंह में बांध के उड़ा देने की सजा इनको सुनाई गई। इनको तोप के उसमें बांध के उड़ा दो। तो यह जब प्रक्रिया इसका जब स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूशन का, तो वहां पे 4 लोगों को, जब 4 तोप थे तो 4 तोप में एक लोगों को बांधा गया जब उसके ऊपर, तो कुछ जो तोपची थे वो आ गया है और उन्होंने कहा कि चूंकि रैंक में हम ऊपर हैं तो सजा हमें पहले मिलनी चाहिए और उनके इस अनुरोध को स्वीकार किया गया और पहले उनको तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया। फिर बाकी सैनिकों को उड़ाया गया। यह बोलते बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। अंत में 4 सिपाहियों को बचा के रखा गया, उनको बैरकपुर ले जाया गया, क्योंकि बैरकपुर में भी कुछ भारतीय सिपाही ऐसे थे जिनको यह एहसास हो गया था कि यह अंग्रेज नीचता की एक पराकाष्ठा को बहुत जल्दी पार करने वाले हैं, तो उनके साथ भी उनको फिर बैरकपुर में उड़ाया गया। यह एक घटना थी, महत्वपूर्ण घटना यहाँ पे। इसके बाद आप देखेंगे कि दूसरी घटना 1795 में होती है। 95 में जो घटना होती है उसके बाद 1796 में रीऑर्गेनाइज कर दिया जाता है ब्रिटिश आर्मी को। तो यह जो घटना है यह मिदनापुर में, बंगाल में ही ये घटना है। बंगाल के मिदनापुर में उनको ऑर्डर दिया गया कि जहाज से उनको कहीं और जाके युद्ध करना है। तो आप जानते हैं कि उस समय में, उस टाइम पीरियड में इंडिया में ये मान्यता थी कि आप अगर समुद्र को पार करते हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो उन्होंने एक विरोध किया कि नहीं, हम इसके बाहर नहीं जाएंगे। उनको कहा गया कि डचों को पराजित करना है। डच जबकि 1759 में ही उनसे पराजित बेदरा में होने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप को लगभग छोड़ चुके थे, उन्होंने बेच दिए थे अपने क्षेत्र।
तो ये बात थी। यहाँ पे एक और चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि 1744 से लेकर 1763 तक जो अंग्रेजों और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ था, उसका कहीं ना कहीं इनके मन में अभी भी वो चीज़ें जिंदा थी कि उसमें बहुत ही क्रूर युद्ध हुआ था। और कर्नाटिक वॉर के नाम से हम जानते हैं कि जो आज का तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके नुकसान भारत को उठाने पड़े थे इस युद्ध के, जबकि दोनों ही बाहरी शक्तियाँ थी और वो अपने अधिसत्ता के लिए यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। तो इनके मन में ये बात भी थी कि ये चीज़ें अभी विस्मृति के गर्भ में नहीं गई थी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच किस तरह का युद्ध हुआ है, क्या हमें भी उसमें जाके फिर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये चीज़ें इनके मन में थी। यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 लोग, इसमें रघुनाथ सिंह, उमराव गिर तथा यूसुफ खान, इनको फिर इन्होंने विरोध कर दिया। और फिर ये चूंकि हेड होते थे, तो इनके लीडरशिप में ये चीज़ें होती थी, तो इन लोगों को तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया, सेना को पुनर्गठित कर दिया गया। जनरली क्या होता था कि जब किसी रेजिमेंट में ऐसी घटना होती थी, तो उस रेजिमेंट को वहाँ पे ड्रॉप कर दिया जाता था, उसको डिसमेंटल कर दिया जाता था कि अब ये आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। यहाँ भी ऐसा हुआ। और साथ ही बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों का जो अब अपनी जवानी में यहाँ आया था, वो अपने रिटायरमेंट एज की तरफ आ गया था और वो रिटायर होकर वापस जाने लगा। तो एक जनरेशन कहीं ना कहीं पिछले 30 साल जो काम कर चुकी थी, 1757 से लेकर 95 तक, वो अब वापस जा चुकी थी। तो एक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी डेवलप हुआ। गैप्स चूंकि बढ़ती गई, तो अब चीज़ें आपको दिखेंगी कि बड़े ही रिकरेंटली, बड़े ही फ्रिक्वेंटली ये चीज़ें होने लगेंगी। थोड़े ही दिन बाद 1806 में, हालांकि वेल्लोर की घटना है, वेल्लोर का जो विद्रोह हुआ, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने फील्ड में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, कि 1806 में जो वेल्लोर का विद्रोह हुआ, यह बहुत ही चर्चित भी है। 32वीं बटालियन ने वहाँ पे खुली बगावत कर दी थी, और जिसकी वजह से वहाँ पे जो उनके हेड थे, उनको बहुत ही जो ऑर्गेनाइज उनका स्ट्रक्चर था, उसको समय के साथ बदलना पड़ा। और कहीं ना कहीं इसको 1857 का एक आप कह सकते हैं कि वहाँ से ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिला कि 1857 में इस तरह की चीज़ें फिर से दोहराई जा रही हैं। हालांकि 1857 का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि वह पैरेलली अलग अलग फील्ड में हो रहा है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि आर्मी ने किस तरह से अपनी बातों को स्थापित करने के लिए उन्होंने उनके द्वारा ही दिए गए बंदूकों का इस्तेमाल भी किया उनके ऊपर। तो ये चीज़ें हमें यहाँ समझने वाली हैं। विलियम बेंटिक उस समय वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, जिनको वापस भेज दिया गया। और बाद में लगभग 15 वर्षों के बाद विलियम बेंटिक वापस भारत में आए, और उनके ही समय में आप देखेंगे कि दोबारा चार्टर एक्ट पास होता है 1833 का, जिसमें कि अंग्रेजी शिक्षा को काफ़ी प्रोत्साहन मिला यहाँ पे। तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी माने जाते हैं अंग्रेजों के। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को 1806 तक की बात हमने की, जिसमें 64 में, 95 में और 1806 में 3 बड़े विद्रोह में देखने को मिलते हैं, जो भारतीय सेना के द्वारा, जो अंग्रेजी सेना में भारतीय लोग थे उनके द्वारा की गई। क्योंकि उनकी जो मांगे होती थी, उनके जो अपने वैल्यूज थे, उनको कहीं ना कहीं हार्नेस करने की कोशिश कंटिन्यूअसली की जाती रही थी। इन सब में जो सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, वह 1824 का है। यह बैरकपुर की घटना है। बैरकपुर में उस समय क्या होता है, 1824 में ही अंग्रेजों ने बर्मा पे आक्रमण कर दिया, और सेना चूंकि भारत में थी, तो वो भारतीय लोगों को बर्मा के साथ युद्ध में इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तो 3-4 बटालियन ऐसी थी जो 24 में ही 26वीं बटालियन, 47वीं और 62वीं, यह इसमें 1400 सैनिक थे, और ये मथुरा से चल के बैरकपुर तक पैदल पहुंचे थे। और इनको फिर वहां से बोला गया कि आप आगे कंटिन्यू करो और बर्मा में जाके युद्ध करो। चिटगांव के रास्ते इनको बर्मा तक जाना था। तो ये जो सेना थी, यह अगले 800 किलोमीटर के लिए अपनी तैयारी नहीं कर पा रही थी, और उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि 1600 किलोमीटर आने के बाद फिर से इस चीज़ को कंटिन्यू कर सके। तो उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा। साथ में ही उन्होंने बोला कि जो हमारे असबाब हैं, उनको ले जाने के लिए हमें इस इंसेंटिव चाहिए, भत्ता चाहिए। तो चूंकि भत्ता को मना कर दिया गया और चीज़ें उनके हिसाब से नहीं थी, एक उसमें कहीं ना कहीं उनके साथ इंक्लूसिवनेस भी था कि ये अपने ही लोग हैं, ये भावना भी मन में थी कि इनके खिलाफ कैसे लड़ा जाए। इस वजह से उन्होंने यहाँ पे मना किया। 1 नवंबर की बात है, 1 नवंबर को उनको जब ग्राउंड में बुलाया गया, तो उन्होंने इकट्ठा होने से मना कर दिया। अगले दिन फिर से जब उनको बुलाया गया, तो उन्होंने फिर से उस चीज़ को दोहराया कि नहीं, हम इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन तब तक स्थिति बदल गई थी, और फोर्ट विलियम जो उनका बंगाल कोलकाता में था, वहां से बैरकपुर के लिए जो अंग्रेजी और यूरोपीय सेना थी, उसके जो कमांड्स थे, उनको बुला लिया गया था, और नेपियर उसका हेड था। नेपियर के कमांड में ये सारी सेना वहां पहुंच गई थी। और जब भारतीय सैनिकों ने ये नहीं माना कि हम इस स्थिति में आगे नहीं बढ़ेंगे, जब उन्होंने अपनी बात रखी और ग्राउंड में इकट्ठे नहीं हुए, तो उनके ऊपर खुलेआम गोलियां चलाई गई, जिसमें लगभग 600 सैनिक मारे गए।
यह घटना फिर आप देखेंगे कि 1919 में जलियांवाला बाग में दोहराई जाती है। इसके पहले हमें ये याद रखना होगा कि 1824 में भी इसी तरह भारतीयों को की नृशंस हत्या की गई थी, जिसमें कम से कम 600 सिपाही इस गोलीबारी के शिकार हुए थे, जिसके हमारे पास रिकॉर्डेड प्रूफ है। हो सकता है कि संख्या ज्यादा हो। 52 जो सैनिक बच गए थे उस कमांड के, क्योंकि 3 रेजिमेंट थे, उसमें 1400 लोग थे, तो 1400 सारे लोगों ने विरोध नहीं किया था, लेकिन एक लंबी लिस्ट थी जिन्होंने विरोध किया था। 52 ऐसे लोग थे जिनको फौजी अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी, और 11 ऐसे लोग थे जिनको मौत की सजा सुनाई गई। इसमें से ही एक थे बिंदा तिवारी। बिंदा तिवारी को खुलेआम पेड़ पे फांसी लगाई गई, और उनके मृत शरीर को वैसे ही हफ्तों छोड़ दिया गया। उसको कोई उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भी उसे उनके परिवार को वापस नहीं किया गया। आज जाएंगे आप अगर तो बैरकपुर छावनी में उनका एक मंदिर है, भारतीय सेना उनकी पूजा करती है। तो यह हमें याद रखना होगा कि किस तरह के स्तर पे लोगों ने अपने तरफ से प्रयास किया है इस देश को बचाने का, सुरक्षित रखने का। 1824 के लगभग 33 साल बाद इसी बैरकपुर से मंगल पांडे ने अपना विरोध स्टार्ट किया, बिगुल बजाई, और वह पूरे देश में फैला। अब तो चूंकि नए रिसर्चर्स इस पे काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पूरे साउथ इंडिया में और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 1857 में स्ट्रगल बहुत ही हार्श स्ट्रगल था, बहुत ही आर्म्ड स्ट्रगल था। इसको अब बातें थोड़ी सी बदल गई हैं, क्योंकि फर्दर रिसर्च हो रहे हैं इस विषय पे। तो जो 1857 का आप देखेंगे उसमें स्टार्ट जो है कहीं ना कहीं मंगल पांडे का माना जाता है कि उन्होंने बैरकपुर में मार्च में इसको स्टार्ट कर दिया था जी। अगला जो इसमें एक प्रमुख आप देखेंगे विरोध हुआ है 1825 का, यह असम के क्षेत्र में हुआ। जैसा हमने पीछे बात की 24 में बर्मा के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया गया था, तो अगले ही वर्ष 25 में स्थिति खराब होने पर अंग्रेजों की, उन्होंने जो असम में भारतीय सेना थी जो ब्रिटिश सत्ता के अंदर काम कर रही थी कंपनी के अंदर, उसको असम से बर्मा तक जाके युद्ध करने के लिए उसको आदेश दिया गया। उन्होंने उनके अपने आर्गुमेंट्स ये थे कि क्योंकि बरसात के मौसम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मूव करना बहुत ही कठिन होता है, खासकर अपने आर्मामेंट्स को लेके, अपने वेपन्स को लेके, तो उन्होंने इसको एक वजह बताई कि हम अभी मूव करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वेदर क्लाइमेट जो है यहाँ का इस तरह का है, तो हम अभी बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड पॉलिसी यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उनके अपने लोग वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड थे, तो उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था अंग्रेजों को कि कितने इसमें कैजुअलिटीज होंगी, कितने लोगों की जाने जाएंगी। तो कोशिश की गई, तो लोगों ने यहाँ पे सैनिकों ने जाके जान गंवाने से अच्छा वहां रुक के विरोध करके ही जान गंवाना बेहतर समझा, और उन्होंने विरोध किया। इसी समय में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो संचार के साधन थे लिमिटेड थे, तो यहाँ पे इसी समय से जो वहां पे जो आदिवासी समाज था, उन्होंने भी गारो खासी जयंतिया, उन्होंने भी उनका विरोध किया, और असम से जो एक पैसेज बनाने की कोशिश की गई उसको भी कहीं ना कहीं हार्श किया गया, कहीं रोका गया। तो ये चीजें हमें यहाँ पे समझनी होंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 1839 के आसपास जो क्योंकि रंजीत सिंह का देहांत मृत्यु हो जाती है, वो उनके बाद जो सिख डायनेस्टी जो आप देखते हैं कि यहाँ पे है, रंजीत सिंह के बाद बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, और वो इनर पॉलिटिक्स में बहुत ही दिक्कतों में आ जाती हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं उनको अंग्रेजों द्वारा ओवरशैडो कर लिया जाता है। और एक और इसकी वजह यह होती है कि नेपोलियन के आक्रमण के बाद जो रशिया का और अफगानिस्तान का इलाका है उसको लेके बहुत ही ज्यादा ये डरे हुए होते हैं अंग्रेज कि कहीं ना कहीं फ्रांस हमें यहाँ से ना डैमेज करे। तो ये इस रीजन पे, जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, इस पे अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए बहुत ही लालायित रहते हैं, और यह कभी भी सफल नहीं हो पाता है। तो 1839 में से 42 के बीच में यहाँ पे प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है, जिसमें वो पराजित होते हैं, और इसमें पराजित होने के बाद बंगाल के क्षेत्र में यह विषय बहुत ही पॉपुलर हो जाता है कि अब अंग्रेज यह देश छोड़ के जाने वाले हैं, और अब उनकी अब गिने चुने दिन बचे हुए हैं, और ये अब इनसे यहाँ पे अब इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम हो गई है, ये संभाल नहीं सकते, बुरी तरह हार चुके हैं, तो ये खाली कर देंगे देश। इस वजह से भी आप देखेंगे कि आगे के समय में जो सैनिक हैं, क्योंकि एक उनका एक आइडेंटिटी कहीं ना कहीं क्रैश हुआ कि चूंकि ये अभी तक हारे नहीं थे किसी से, तो यहाँ पे हारने के बाद कहीं ना कहीं ये हुआ कि ये भी हार सकते हैं और पराजय नहीं है। तो ये चीजें आती हैं। इसके बाद 1844 में सिंध के ऊपर आक्रमण करने के लिए बंगाल की सेना ले जाइए, और उनको कहा गया कि आप जब सिंध जाएंगे तो आपको इंसेंटिव्स भत्ता दिए जाएंगे, क्योंकि रूल था कि जो चूंकि सिंध उनके कब्जे में नहीं था, तो जो वो दूसरे देश की तरह ट्रीट करते थे कि ये जब अलग देश है तो यहाँ जब जाओगे अपने क्षेत्र से बाहर तो उसके लिए भत्ता मिलता है। हुआ क्या कि सिंध पे इनका अधिकार हो गया। अब जब सिंध पे अधिकार हो गया तो ये इनका अपना क्षेत्र हो गया, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अपना ही क्षेत्र है, इसके लिए भत्ता नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा ही एक्सप्लॉयटेशन का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, किस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था कि जब लड़ाई करने जाना था तब तो ये कहा गया कि अब विदेश है तो ये तुम्हें भत्ता मिलेगा, मोटिवेशन का एक पॉइंट क्रिएट किया गया।
अब चूंकि वहां पे अधिकार हो गया तो कहा गया कि नहीं, अब ये हमारा खुद का ही हिस्सा है, तो इसके लिए तुम्हें कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसके खिलाफ भी बंगाल, फिरोजपुर में बंगाल के, और साथ ही सिंध में, जो आर्मी सिंध में रह रही थी, उन्होंने भी विरोध किया। तो इस तरह के हमें विरोध देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही 1850 में 66वीं सैन्य दल की, 1852 में 37वीं सैन्य दल की, 1849 में जो सिखों पे इन्होंने अधिकार किया, उसके बाद इस क्षेत्र में बहुत ही लंबे समय तक स्ट्रगल चलता रहा, और भारतीय लोगों ने समय समय पर जब भी उन्हें जहां महसूस हुआ, उन्होंने उनके द्वारा दिए गए बंदूकों का ही उनके ऊपर इस्तेमाल किया, और अस्थायी रूप से कहीं भी जो ब्रिटिश सत्ता थी उसको स्थापित होने नहीं दिया। तो जिस फाउंडेशन के साथ, जिस फंडामेंटल हाइपोथेसिस के साथ मैं चला था कि भारत कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा एक राष्ट्र के रूप में, साथ ही हमारा जो 200 साल का पीरियड है, ये गुलामी का नहीं, ये आंदोलन का काल है, क्योंकि यह निरंतर जारी रहा। यह प्रयास हमेशा हम करते रहे कि कैसे इनकी जो पॉलिटिकल जो इनका जो हेजिमोनी है उसको कहीं ना कहीं तोड़ा जाए, कम किया जाए, और उसमें हम अंततः 1947 में सफल हुए। हालांकि स्वतंत्रता और इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करने में हमें सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, परंतु जो आप देखेंगे कि सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, वहां पे जो सोशियो पॉलिटिकल एजिटेशंस बढ़ते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं इन आर्म्ड जो आर्मी का स्ट्रगल है उससे एग्जांपल, उससे मोटिवेशन लेकर काम होता है। जिस तरह हमने देखा कि बिंदा तिवारी से मोटिवेट होकर मंगल पांडे कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन था उनसे कि हमें यह विरोध, जो गलत, जो अन्याय है उसके प्रति, उसका प्रतिकार करने के लिए हमें हमेशा आगे आना होगा। तो यह चीजें मैं आपके समक्ष रखना चाहता था। अंत में फिर से मैं वो विषय दोहरा दूं कि अंतिम जो उनका दशक है उसमें वो आर्मी की वजह से, जो आर्म्ड पीपल थे इंडिया के, उनकी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं, उनको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ और उन्होंने वापस जाना तैयार माना, अपनी हार मानी, और इंडियन नेशनल आर्मी एंड देन द नेवी एंड द एयरफोर्स, जब इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, तब उन्होंने समझा कि हमारे पास कोई साधन नहीं है, अब हमें वापस जाना ही पड़ेगा। तो यह पूरी एक लंबी श्रृंखला है जो पहले दिन से ही प्रारंभ हो जाती है जब भारत में अंग्रेज अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही हमने बात की कि एक दशक ऐसा है जिसने बहुत ही टर्निंग पॉइंट का काम किया है। वो 1757 से लेकर 1765 का समय काल है, जिसमें 59 में बेदरा का युद्ध, 60 में वांडीवास का युद्ध, 61 में पानीपत का युद्ध, और 64 में बक्सर का युद्ध। तो ये जो 10 साल हैं, इसने कहीं ना कहीं अगले 200 साल को निर्धारित किया कि उसमें भारत में क्या होने वाला है। लेकिन भारतीय युवा, उस समय के युवा, जो हमारे पूर्वज, जिन्होंने अंग्रेजों की सेना में जाकर और वहां पे अपने आप को स्ट्रगल किया और फिर उनको अपने हिसाब से रूल करने की कोशिश की, उनके योगदान को हमें अपने जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है, उसके अंदर लाना चाहिए, और अपने आगे की पीढ़ी को हमें इसके बारे में जागृत करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद लक्की जी। तो मैं जसवीर भाई साहब से कहूँगी कि 2 शब्द कहें आप। लक्की जी, आप सामने में आए, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार।